अभी हम देखते हैं पॉइंट नंबर 701। ये कह रहा है कि जो स्क्रीन जो ये प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहले होता है स्क्रीनिंग, फिर होता है सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन। उसके बाद पॉइंट नंबर 702 है अर्थमेटिक मीन मेथड होता है, उसका फॉर्मूला होता है पी नॉट प्लस एन एक्स बार। और ज्योमेट्रिक मीन मेथड का होता है पी नॉट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। यहाँ पे आर होता है R1 R2 R3 Rn और इसकी होल पावर 1/n। जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होते हैं ये वाटर हैमर प्रेशर को कम करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो एवरेज आवरली डिमांड जो होती है ऑन मैक्सिमम डे, वो होती है 1.8 एवरेज आवरली डिमांड की, लेकिन ये श्योर नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम आवरली डिमांड होती है वो होती है 1.5 एवरेज आवरली डिमांड, पहली चीज़। दूसरा, जो मैक्सिमम डेली डिमांड होती है वो होती है 24 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। और जो मैक्सिमम आवरली डिमांड होती है वो होती है 2.7 एनुअल एवरेज आवरली डिमांड के बराबर। इसके अलावा जो मैक्सिमम आवरली डिमांड है वो होती है 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। यानी कि जो मैक्सिमम आवरली डिमांड है, सॉरी, ये जो मैक्सिमम आवरली डिमांड 1.8 एवरेज डेली डिमांड के बराबर नहीं होती, बल्कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड है वो 1.8 एवरेज डेली डिमांड के बराबर होती है। और जो ये होती है मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, यही होती है 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन 24। और इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। और इसी को हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन में 24। सॉइल पाइप क्या करता है, तो ये डिस्चार्ज कैरी करता है फ्रॉम द सॉइल फिटिंग्स लाइक यूरिनल हो गया, वाटर क्लोजेट etc। BOD 5 जो होती है वो 2/3 या फिर 68% होती है अल्टीमेट BOD का। ग्रिड चेम्बर जो होता है वो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स और साइज अप टू 0.15 से लेके 0.2 तक के जो साइज के पार्टिकल होते हैं mm में, 0.15 से 0.2 mm तक के साइज के पार्टिकल्स को ग्रिड चेम्बर रिमूव कर देता है। जो डेट्रिटस टैंक होता है ये एक रेक्टेंगुलर ग्रिड चेम्बर होता है, लेकिन इसकी जो फ्लो वेलोसिटी वो कम होती है और ये डिटेंशन टाइम इसका ज़्यादा होता है। और ये बात करें ग्रिड चेम्बर की, तो ये इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को हटाता है। फिर स्किमिंग टैंक है वो ऑयल और ग्रीस को रिमूव करता है। और जो फिर सेडिमेंटेशन टैंक है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को शायद रिमूव करता है। कैच बेसिन की बात करें तो कैच बेसिन जो है वो किस किस की एंट्री को रोकता है, सिल्ट, ग्रिट और डेब्रीज, इनकी एंट्री को रोकता है सीवर में। और जो सीवर गैसेज होती हैं उनके एस्केप को भी ये प्रिवेंट करता है। ड्रॉप मैन होल जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ये जो है कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन हाई लेवल सीवर और लो लेवल सीवर के बीच में। अब बात करें डिजोल्ड ऑक्सीजन की, तो डिजोल्ड ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीजेज बाई, पहला है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। मतलब डिजोल्ड ऑक्सीजन जो है वाटर में बढ़ कैसे सकती है, एक तो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाए, दूसरा फोटोसिंथेसिस बाय एक्वेटिक लाइफ। और कम कैसे हो सकती है, एक तो रेस्पिरेशन बाय एक्वेटिक एनिमल, दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो कोल्ड वेदर होता है उसमें डिजोल्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, समर में डिजोल्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है, रेनी सीजन में डिजोल्ड ऑक्सीजन फिर बढ़ जाती है। ट्रैप्स की बात करते हैं, तो ट्रैप जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं टू प्रिवेंट द एंट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ फॉल गैसेज। सेडिमेंटेशन टैंक में जो है सेटलिंग वेलोसिटी सरफेस लोडिंग रेट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके इफेक्टिव सेटलिंग करवा पाएगा। जो इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता है वो क्या होता है, तो ये फॉल गैसेज की एंट्री को पब्लिक सीवर से बिल्डिंग सीवर में होने से रोकता है। और जो इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता है इसकी डेप्थ होती है 100 mm। फ्लोर और नाहिनी ट्रैप ये क्या होते हैं, ये प्रोवाइड किए जाते हैं फ्लोर पे ताकि वेस्ट वाटर को कलेक्ट किया जा सके। और डेप्थ जो होती है इनकी 50 mm से ज़्यादा होती है। गली ट्रैप क्या होते हैं, गली ट्रैप जो होते हैं डिस्चार्ज को कैरी करते हैं वॉश बेसिन से और बाथरूम से, और इनकी डेप्थ होती है 50 mm से ज़्यादा। एस ट्रैप जो होता है इंडियन स्टाइल का होता है और ये फ्लोर में प्रोवाइड किया जाता है, जबकि पी ट्रैप जो होता है वो वेस्टर्न स्टाइल का होता है और ये वॉल में प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ग्रिड चैम्बर, ग्रिड चैम्बर में जो है ग्रिड चैम्बर की जो फ्लो वेलोसिटी होती है वो होती है 0.15 से 0.3 मीटर पर सेकेंड।
और ग्रिड चैम्बर का जो डिटेंशन टाइम होता है वो होता है 40 से 60 सेकेंड। और ग्रिड चैम्बर की डेप्थ होती है 1 से 1.8 मीटर। ग्रिड चैम्बर के बारे में 3 पैरामीटर। ग्रिड चैम्बर की फ्लो वेलोसिटी होती है 0.15 से 0.3 मीटर पर सेकेंड। डिटेंशन टाइम होता है 40 से 60 सेकेंड। डेप्थ होती है 1 से 1.8 मीटर। एक इमॉफ कोन होता है। इमॉफ कोन जो होता है वो अमाउंट ऑफ सेटलेबल सॉलिड्स को डिटरमाइन करता है। मिनिमम डायमीटर जो होता है मैन होल का वो होता है 50 सेंटीमीटर। सीवेज जो है एल्कलाइन से एसिडिक बनता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है पहले सस्पेंडेड सेटलेबल ऑर्गेनिक सॉलिड्स को रिमूव करना होता है। मतलब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें सस्पेंडेड सेटलेबल ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं उनको सबसे पहले रिमूव किया जाता है। सेप्टिक टैंक की बात करें तो सेप्टिक टैंक का जो कनेक्टिंग डाया है वो 150 mm से ज़्यादा होना चाहिए। और सेप्टिक टैंक 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो सेडिमेंटेशन टैंक, एक स्लज डाइजेशन टैंक और एक होता है स्लज स्टोरेज टैंक। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट की बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट की जो लाइफ होती है वो 15 से 20 साल होती है। और सीवेज सिस्टम की लाइफ होती है 25 साल। यानी कि सीवेज सिस्टम की लाइफ ज़्यादा होती है ओवरऑल। और लेटरल सीवर जो है वो बिल्डिंग से निकलता है, बिल्डिंग से वेस्ट कलेक्ट करता है बिल्डिंग सीवर से। और जो सब मेन सीवर है वो लेटरल सीवर या लेटरल से वेस्ट को कलेक्ट करता है। और जो इंटरसेप्टिंग सीवर है वो सब मेन से सीवेज को कलेक्ट करता है। और ये जो है इंटरसेप्टिंग सीवेज ये ट्रीटमेंट प्लांट पे प्रोवाइड किया जाता है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसमें 70% मीथेन होती है। जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है वो है SO2, NOx और ये एसिडिटी को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। O3 ओजोन जो है वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। और जो वाटर वेपर होती है वो मैक्सिमम एफिशिएंट होती है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए, लेकिन इसकी क्वांटिटी CO2 से कम है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मेजर ग्रीन हाउस गैस है वो CO2 है, क्योंकि ये 60% ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारे जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनमें जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वो CO2 की होती है। अब ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो उनके एग्जांपल हैं CO2, CH4, NOx, CFC, फिर परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 और N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो कि लाफिंग गैस भी कहलाती है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? CO2, CH4, NOx, CFC, N2O, परफ्लोरोकार्बन और SF6। जो नाइट्रोजन होती है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ओजोन सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें तो जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है ये इसमें Al2SO4 की एक स्मॉल परसेंटेज ऐड की जाती है, कम परसेंटेज, क्योंकि Al2SO4 रिटार्ड कर देता है। इसके अलावा इसकी जो क्विक सेटिंग सीमेंट है इसकी ग्राइंडिंग भी फाइन की जाती है। इसके अलावा जो रिटार्डर्स होते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट में उनकी परसेंटेज को भी कम कर दिया जाता है। जैसे Al2SO4 ही देख लो। एक्चुअली CaSO4 होता है कैल्शियम सल्फेट, जो कि रिटार्डर होता है। Al2SO4 एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है ताकि ये सेटिंग टाइम को कम कर दे, यानी कि ये एक तरह का एक्सेलरेटर कह सकते हैं। रिटार्डर्स को कम कर देते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट में। Al2SO4 रिटार्डर नहीं है, ठीक है। टीक की बात करें तो टीक जो है एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ टिम्बर है। इसमें होता क्या है, इसकी जो एवरेज एज है वो 40 साल होती है। दूसरा, ये ड्यूरेबल भी होती है और फायर रेजिस्टेंट भी होती है। सीजनिंग एंड वर्किंग इसकी इजी होती है। उसके बाद ये मोर वैल्यूएबल होती है शीशम की बजाय। एंड ये गुड पॉलिश को भी टेक करती है। और ये वाइट आंट्स और ड्राई रोट इनके द्वारा अफेक्ट नहीं होती है। और ड्राई रोट क्या होता है? तो ड्राई रोट जो है वो लैक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से होता है। इसमें होता क्या है, एक वुड डिस्ट्रॉइंग फंगस होती है उसकी वजह से ये होता है। और ये सेलुलोज, जो वुड का सेलुलोज कंपोनेंट है उसको ईट करता है, खा लेता है मतलब। और वुड को जो है ड्राई और क्रम्बली फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सेप्टिक टैंक क्या होता है? सेप्टिक टैंक का डिटेंशन टाइम होता है 12 से 36 घंटे। इंडियन टाइप का जो वाटर क्लोजेट होता है उसमें जो टॉप पे जो लेंथ होती है उसकी
वो होती है सी से डिनोट करिए, वो होती है 450 से 630, यानी कि 450 to 630 mm, और इसको एवरेज ले लेते हैं 500 mm। लीड क्या होता है? तो लीड होता है, इट इज़ द एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोरो पिट एंड द प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग द सॉइल। अब जो यूनिट होती है लीड की, वो होती है 500 मीटर अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। 500 मीटर, सॉरी, जो लीड की यूनिट है ना वो 50 मीटर कंसिडर की जाती है अगर टोटल डिस्टेंस हमें 500 मीटर कंसिडर करनी है तो। और लीड जो है वो ईच ब्लॉक ऑफ एक्सकेवेटेड एरिया, जो भी एरिया में एक्सकेवेशन किया है उसके हर ब्लॉक के लिए हम लीड को कैलकुलेट करते हैं। मिड सेक्शन फॉर्मूला के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, मीन डेप्थ इज द एवरेज ऑफ डेप्थ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव सेक्शंस। दूसरा, एरिया ऑफ मिड सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय मिड सेक्शन डेप्थ। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मिड सेक्शन एरिया बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 सेक्शंस। जब वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम मिड सेक्शन एरिया को 2 सेक्शंस के बीच में जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बर्म्स इन ए कैनाल, एक कैनाल में जो बर्म्स होती हैं उनके बारे में क्या है? तो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेफ्ट एट ग्राउंड लेवल बिटवीन टॉप ऑफ बैंक एंड टॉप एज ऑफ कटिंग। बर्म्स इन ए कैनाल, इसमें क्या है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेफ्ट एट ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस छोड़ी गई है बिटवीन, पहला टॉप ऑफ बैंक और दूसरा टॉप एज ऑफ कटिंग। एंड इफ कैनाल इज partially in excavation and partially in embankment, then berms are provided in canal। अगर कैनाल जो है पार्शियली एक्सकेवेशन में, पार्शियली एम्बैंकमेंट में है तो बर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे कैनाल के अंदर। जो डायरेक्ट वर्नियर स्केल होता है उसमें जो ग्रेजुएशंस होती हैं वो वर्नियर के डायरेक्शन में ही इंक्रीज करती हैं, और जो वर्नियर का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है डायरेक्ट वर्नियर के केस में वो मेन स्केल से छोटा होता है। रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है? इसमें जो कैलिब्रेशंस हैं वो अपोजिट होते हैं मेन स्केल के। जो वर्नियर स्केल पे जो कैलिब्रेशन है वो मेन स्केल के अपोजिट होते हैं, और इसमें जो है वर्नियर स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल से। जो कैनाल सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम है ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 742 है कि द कैनाल सिस्टम रन्स ऑन रिजेज गेट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चैनल्स एंड स्प्रेड इट्स वाटर ऑन द लैंड। और जो लोएस्ट लाइन के अलोंग जो ड्रेनेज रन कर रहा है उसके बारे में क्या है कि ये ड्रेनेज वाटर स्लोप्स से जो ड्रेनेज वाटर आ रहा है उसको कलेक्ट करता है। दूसरा, मेन कैनाल को ज्वाइन कर लेता है, जो ड्रेनेज सिस्टम रनिंग अलोंग द लोएस्ट लाइन। और मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जो होते हैं 1000 V/S, और इसी को हम लिख सकते हैं 1000 V/C, सॉरी 1000 V/L+C। L है लेंथ ऑफ व्हीकल और C है क्लियर डिस्टेंस, जिसको SSD भी कंसिडर कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्लीपर जो होते हैं पर रेल लेंथ वो होते हैं L+3 से लेके L+6 तक। अगर हमें फॉल सीवेज को रिवर्स में डिस्चार्ज करना है तो उससे पहले हमें स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन और ऑक्सीडेशन ये ट्रीटमेंट देने होंगे। और ट्रीटमेंट ऑपरेशन जो होते हैं सीवेज के लिए फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, 3 तरह के ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं सीवेज के लिए। फिजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। और केमिकल ट्रीटमेंट में क्या है? एडजॉर्प्शन, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। और जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें एक्टिव स्लज प्रोसेस, ASP, और दूसरा ट्रिकलिंग फिल्टर। जो म्यू होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का माइनस और लगता है साथ में आगे की बगल में, है ना। यानी कि जो म्यू होता है पॉइजन रेशियो इक्वल टू माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। Locus of the end points of the resultant of normal and tangential component of the stress on an inclined plane is ellipse। जो end points होते हैं, देखिए, locus of the end points of the resultant of normal and tangential components of the stress on an inclined plane वो ellipse होता है।
Principal planes are subjected to normal stress only. Strain energy due to volumetric strain E is proportional to V is proportional to P square proportional to K की पावर -1। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी आती है वो प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, और प्रेशर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और बल्क मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, अब ये है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि यूवीएल कैरी कर रही है, जो कि ट्रायंगुलर यूवीएल है, एक साइड पे 0 दूसरी साइड पे मैक्सिमम डब्ल्यू। तो उसके लिए जो अगर हम शियर फोर्स की बात करें तो 0 होगा, वो शियर फोर्स 0 होगा एट ए डिस्टेंस L/√3 फ्रॉम द पॉइंट एट विच जो लोडिंग है वो 0 है, पहली चीज। दूसरा कि इसका बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पैराबोलिक होगा, और ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी बेंडिंग मोमेंट की वो मिलेगी जहाँ पे शियर फोर्स 0 है शायद, है ना, और उसकी वैल्यू आती है WL² में 9√3। अगर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम कट करनी है सर्कुलर लॉग से तो उसके लिए B/D का रेशो 0.707 होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं D जो है वो √2 टाइम्स होना चाहिए B का। एक रेक्टेंगुलर बीम है उसके लिए जो टाउ मैक्सिमम अपॉन में टाउ एवरेज जो होता है वो होता है 1.5, और सर्कुलर बीम के लिए टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ एवरेज होता है 1.33। स्लोप करेक्शन जो होता है वो होता है H = L/√1² + S², और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -H²/2L, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L cos θ - L। L cos θ - L एग्जैक्ट वैल्यू देगा, लेकिन माइनस का H²/2L ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। जो पर चेन लेंथ का करेक्शन है, 100 लिंक्स की एक चेन है, स्लोप है 1:n, तो उसके लिए करेक्शन हो जाएगा 100n²। चेन सर्वे में जो है फील्ड जो वर्क है वो लिमिटेड होता है लिमिटेड टू लीनियर मेजरमेंट्स ओनली। जो रियल इमेज होती है एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो है एक ऑब्जेक्ट की रियल इमेज फॉर्म करता है वो प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स में लाई करना उसका जरूरी है। उसके बाद बात करें कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसमें आते हैं सैंड और ग्रेवल, और जो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है कोर्स ग्रेन सॉइल की वो होती है इंटरलॉकिंग और फ्रिक्शन की वजह से। फिर एक 760 नंबर पॉइंट है कि जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है जैसे कि क्ले, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है कोहेजन और फ्रिक्शन की वजह से। पॉइंट नंबर 761 है कि प्योर क्ले को हम अनड्रेन्ड क्ले भी बोलते हैं, और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कोहेजन की वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ कोहेजन की वजह से। जबकि नॉर्मल जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसकी कोहेजन और फ्रिक्शन दोनों की वजह से होती है स्ट्रेंथ। कोहेजन होता क्या है? कोहेजन होता है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन क्ले पार्टिकल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेज प्रेजेंट ऑन देम। और जो मोहर की जो स्ट्रेट थ्योरी होती है वो किस पे बेस्ड है? तो पहला, मटेरियल फेल्स एसेंशियली बाय शियर, मतलब मटेरियल जो है वो शियर में ही फेल होगा मोहर के अकॉर्डिंग। दूसरा कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ डिप। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की उसको डिटरमाइन किया जाता है स्ट्रेस के हेल्प से, और वो स्ट्रेस होती है इन द प्लेन ऑफ डिप, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ डिप। तीसरा है फेलियर क्राइटेरिया डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेसेज। तो फेलियर क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेसेज पे डिपेंड नहीं करता है। टू अवॉइड इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ ए साइफन ए एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट द समिट। ठीक है, सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। टी जो होता है T = 2π√K² तो यहाँ से कह सकते हैं T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √Gm, और T इज प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेबिलिटी भी होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड के जो मोशन है उसके लिए जो यूलर की इक्वेशन है उसमें जो एजम्पशंस हैं वो क्या है?
ये है कि फ्लो जो है नॉन विस्कस है, होमोजीनियस है, इनकम्प्रेसिबल है, कंटिन्यूअस है, स्टेडी है, यूनिफॉर्म है और अलोंग द स्ट्रीम लाइन है। 7 इसके एजम्पशन है, नॉन विस्कस, होमोजीनियस, इनकम्प्रेसिबल, कंटिन्यूअस, स्टेडी, यूनिफॉर्म एंड अलोंग द स्ट्रीम लाइन। एक बॉडी है, ए बॉडी इज सेड टू बी प्रोवाइडेड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग व्हेन प्रेशर ड्रैग इज मिनिमम। जब प्रेशर ड्रैग अगर कम से कम मिनिमम होगा तो जो एक बॉडी है उसको हम जो है ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग उसमें प्रोवाइड की गई है ऐसा बोलेंगे। और इसके ऊपर जो है फ्रिक्शन ड्रैग लगेगा, इसके अलावा प्रेशर फोर्स भी लगेगा, लेकिन प्रेशर ड्रैग मिनिमम होगा। बात करते हैं वाटर हैमर की। तो वाटर हैमर जो होता है डेल्टा पी इक्वल टू रो सी वी, और सी जो होता है वो होता है अंडर रूट 1 अपॉन रो ब्रैकेट 1 अपॉन के प्लस डी अपॉन ई ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, है ना। ये मीटर पर सेकंड में होता है, सी की यूनिट मीटर पर सेकंड है। और यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि डेल्टा पी जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो वाटर हैमर के केस में। और यहाँ पे जो स्मॉल ई है ये है वॉल की थिकनेस। अब बात करें कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में जो है होता है क्या क्या होते हैं, तो हेडवर्क होता है, फिर मेन कैनाल, फिर ब्रांच कैनाल, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी और फिर माइनर कैनाल्स। एक बार फिर से, हेडवर्क, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी एंड माइनर कैनाल्स। सिंपल ट्रस की बात करें तो उसके लिए m इक्वल टू 2j-3। और प्लास्टिक कंक्रीट के लिए जो स्लम्प होता है वो होता है 6.5 सेंटीमीटर। प्लास्टिक कंक्रीट जो है वो कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटर के लिए सूटेबल नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए स्लम्प वैल्यू 6.5 है और वाइब्रेटर के थ्रू अगर कॉम्पैक्शन करना है तो 5 सेंटीमीटर तक ही स्लम्प होना चाहिए। प्लास्टिक ओके, ये हो गया। कोहेसिव फोर्सेस जो होते हैं वही बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं। और जो सेग्रीगेशन होता है उसका मतलब होता है सेपरेशन। तो जो कोहेसिव सॉइल होती है उनमें बॉन्डिंग फोर्सेस अच्छे खासे होते हैं, तो उनमें सेग्रीगेशन के चांसेस भी कम होते हैं। अगर हम बात करें आफ्टर कास्टिंग की, तो एक ऑर्डिनरी कंक्रीट जो है वो श्रिंक करता है ड्राई होने पर। और सीमेंट की बात करें तो सीमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, वो होते हैं 63/22/6 और आयरन ऑक्साइड ऑलमोस्ट 3%। कुछ एग्जांपल हैं जैसे सिनोकेम, कोलोक्रीट, सिल्वीक्रीट और रेनबो सीमेंट। ये सब क्या हैं? ये हैं वाइट सीमेंट और कलर्ड सीमेंट के कमर्शियल नेम होते हैं ये इंडिया में। वाइट और कलर्ड सीमेंट के कमर्शियल नेम है सिनोकेम, कोलोक्रीट, सिल्वीक्रीट, रेनबो सीमेंट। ये सब अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हैं ये कलर्ड और वाइट सीमेंट के कमर्शियल नेम। सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट, इसका मतलब क्या है, इनकी सरफेस जो है वो ड्राई है और ये बाहर से मतलब कि अंदर से सैचुरेटेड है, यानी कि सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। ठीक है। उसके बाद प्लोमेन्स सिंगल स्ट्रेंथ मैच्योरिटी इक्वेशन। जो प्लोमेन की सिंगल स्ट्रेंथ मैच्योरिटी इक्वेशन है उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि सजेस्टेड क्यूरिंग टेम्परेचर जो होता है वो उसकी रेंज होती है 11 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये होती है प्लोमेन सिंगल स्ट्रेंथ मैच्योरिटी इक्वेशन में जो क्यूरिंग टेम्परेचर की रेंज होती है वो होती है 11 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट -12 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस तक। जो विड्थ होती है टी बीम में फ्लेंज की विड्थ होती है उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वो रिब के साथ इफेक्टिवली वर्क करेगी। कब कह सकते हैं ऐसा? जब कह सकते हैं कि जब ब्रेड्थ एंड ओवरऑल थिकनेस जो है, मतलब ओके ठीक है, जो एक फ्लेंज है टी बीम में उसकी एक फ्लेंज है, उसकी जो विड्थ होती है वो रिब के साथ इफेक्टिवली एक्ट करेगी या नहीं, ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है पहला ब्रेड्थ एंड ओवरऑल थिकनेस ऑफ द रिब की जो ब्रेड्थ और ओवरऑल थिकनेस है उस पर। दूसरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टी बीम्स, इन दो चीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है। ऑफ द टी बीम एक्टिंग इफेक्टिवली विद द रिब। ठीक है।
उसका टेंशन रेनफोर्समेंट बार्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम, एक रेक्टेंगुलर बीम है उसके जो टेंशन रेनफोर्समेंट बार्स हैं इनके बारे में क्या कहा गया कि इनको कर्टेल किया जाता है अगर ये बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो, पहली चीज़। दूसरा, इनको अप बेंड किया जाता है, ऊपर की तरफ बेंड किया जाता है सूटेबल प्लेसेस पे ताकि ये शियर रेनफोर्समेंट की तरह काम कर सके। तीसरा कि ये बॉटम पे भी मेंटेन किए जाते हैं ताकि ये लीस्ट लोकल बॉन्ड स्ट्रेस प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद ए पार्ट ऑफ द स्लैब में बी कंसिडर्ड एज द फ्लेंज ऑफ ए टी बीम, स्लैब है उसके एक पार्ट को हम फ्लेंज ऑफ टी बीम भी कंसिडर कर सकते हैं। 3 केसेज होने चाहिए उसके लिए, मतलब इन 3 केसेज में, पहला कि अगर फ्लेंज जो है एडिक्वेटली रेनफोर्समेंट, अगर फ्लेंज में एडिक्वेट रेनफोर्समेंट जो है बीम के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइडेड किया गया है तो। दूसरा, इट इज़ बिल्ट इंटीग्रली विद द बीम, बीम के साथ इंटीग्रली बिल्ट की गई है तो। या फिर इट इज इफेक्टिवली बॉन्डेड टुगेदर विद द बीम, बीम के साथ इफेक्टिवली बॉन्डेड है तो भी। और जो इफेक्टिव डेप्थ जो होती है वो ज़्यादा या बराबर होती है स्पैन अपॉन में 12 के लिए, मतलब डी इफेक्टिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्पैन अपॉन में 12। अब ये किस केस में होता है ये नहीं लिखा हुआ। उसके बाद जो टी बीम होती है उसकी जो रिब होती है उसकी जो विड्थ होती है, विड्थ ऑफ रिब ऑफ टी बीम दैट इज बी इज इक्वल टू 1/3 से लेके 2/3 ऑफ रिब डेप्थ। एक टी बीम है उसके लिए जो बी एफ, टी बीम के लिए फॉर्मूला होता है बी एफ एक्स ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। अब न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी बीम जो है वो कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, या तो विद इन द फ्लेंज और स्लैब में लाई कर सकता है, या फिर स्लैब के बॉटम एज पे भी लाई कर सकता है, या फिर बिलो द स्लैब भी लाई कर सकता है, यानी कि इन द वेब एरिया। यूनिट मास की बात करें तो यूनिट मास जो होता है एमकेएस ग्रेविटेशनल सिस्टम में हम दिखाते हैं मीट्रिक स्लग में, और एमकेएस एब्सोल्यूट सिस्टम में हम दिखाते हैं ग्राम में। जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है सीजीएस सिस्टम में उसको शो किया जाता है पॉइज से, और वैसे डायनेमिक विस्कोसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसको हम स्टॉक से दिखाते हैं सीजीएस सिस्टम में, और वैसे ऐसा यूनिट होती है काइनेटिक विस्कोसिटी की मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जो डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए जो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है वो 10 पॉइज के बराबर होता है, और वही बराबर होता है 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड के। इसके अलावा जो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है वो 10 की घात 4 स्टॉक के बराबर होता है, और वही बराबर होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के। इसके अलावा 1 किलोग्राम 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, और जो 1 न्यूटन होता है वो होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बराबर एम से आया। इसके बाद जो कैपिलरी हाइट होती है सी इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी डी, ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में एस डब्ल्यू डी। उसके बाद जो सरफेस टेंशन होता है सिग्मा, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि एफ अपॉन एल, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन होती है m1l0 t की पावर -2। जो k होता है dp अपॉन माइनस dv बाई v, और इसी को बोलते हैं हम बल्क मॉडुलस, और ये इनवर्स होता है कंप्रेसिबिलिटी का यानी कि 1 अपॉन बीटा के बराबर होता है। कैपिलरी राइज 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में एस डब्ल्यू डी, इसी को हम लिख सकते हैं 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में एस डब्ल्यू आर। यहाँ पे डब्ल्यू बराबर रो जी है, इसकी यूनिट है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यही गामा के बराबर होता है। एंगुलर वेलोसिटी को हम रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं, इसकी डायमेंशन होती है टी इनवर्स। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सिर्फ कंपेयर करने के लिए, मतलब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी और इसकी डायमेंशन मिला के देखें तो फ्रीक्वेंसी की तरह आती है एंगुलर वेलोसिटी की और फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। उसके बाद एक बार प्रेशर की वैल्यू होती है 10 की घात 5 पास्कल, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल के बराबर, और 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बराबर होता है 1 मेगा पास्कल के बराबर। अब हम देखें 1 मिलीबार जो होता है वो होता है 100 पास्कल के बराबर, और 1 mm ऑफ एच जी ये होता है 100
33.3 गुणा 10⁶ पास्कल, और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होता है वो होता है 10⁶ पास्कल के बराबर। और 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये होता है 98.066 इंटू 10⁻³ पास्कल, या फिर 98.066 किलो पास्कल। तो अगर हम प्रेशर की यूनिट कंपेयर करें तो जो 1 mm ऑफ Hg है वो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर दैट इज 1 पास्कल, उसके बाद 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद 1 मिली बार, ये सब होते हैं। बात करते हैं प्रेशर इंटेंसिटी की। तो प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है वो होती है पी होती है ρgh के बराबर, और इसको हम ρg को हम लिख सकते हैं स्मॉल w, जो कि स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड है। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, एक कंटेनर है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसके जो बॉटम पे जो प्रेशर आएगा वो आएगा ρgh तो आएगा ही, इंटू 1 + a/g भी करना पड़ेगा, यानी कि WH इंटू 1 + a/g। W स्मॉल है और जो ρg के बराबर है। M जो होता है वो होता है M = ρAv, एरिया इंटू वेलोसिटी डिस्चार्ज शायद